सुनील शेट्टी का दामाद नहीं मानता, मैं तो उसको इंडिया का दामाद मानता हूँ क्योंकि जितने नखरे उसके उठाए जाते हैं। सारे जयसूर्या हमारे दुश्मन है। जयसूर्या एक जाता है तो 20 साल बाद दूसरा आता है। बारिश की जो प्रिडिक्शन है वो 17 तारीख तक ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, 17 को ही 17 तारीख तक है और 17 को ही फाइनल है। और बाबर का एक 100 जो है वो ड्यू है इंडिया पे। जो यूनिटी पाकिस्तान टीम में अभी है कभी भी नहीं थी। हम 10 मैच हार चुके हैं उनसे 14 मैचेस में से, और सिर्फ 4 मैच जीते हैं। हमेशा से हमें आदत रही है कि आधे घंटे पहले मैच में पता चलता था कि एक ये चेंज है या 2 चेंजेस हैं या ये होगा या नहीं होगा। दिल पे हाथ रख ले, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया खड़ा हो भाई? जा। फहीम अशरफ तो हम समझ ही नहीं पाते ना कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है। टीवीपी में देख रहा था कि धूप निकली हुई है और लिखा हुआ है कि करंट चांस ऑफ रेन। काशिफ भाई, अगर आपको याद हो लास्ट वीक नागिन डर्बी हुई थी, आज भी हुई और बांग्लादेश फिर हार गया, तो किस तरह देख रहे हैं बांग्लादेश की टीम को? बांग्लादेश की टीम आई थिंक हम एक्सपेक्टेड था कि श्रीलंका अपने कंट्री में जो है वो इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा बांग्लादेश को। और विनिंग स्ट्रीक का भी एक सिलसिला चल रहा था। ऑल्दो विनिंग स्ट्रीक जो है वो मैं नहीं समझता कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स के खिलाफ है, लेकिन विनिंग स्ट्रीक जो थी वो थी। तो ये है, लेकिन अब ये देखना है कि पाकिस्तान को किससे फ़ायदा होगा, किसके हारने से जीतने से, या पाकिस्तान इस बारे में सोच भी रहा ही नहीं सोच रहा। देखें, पाकिस्तान को अगर फ़ायदा होता तो श्रीलंका के हारने से होता। क्यों, बांग्लादेश को तो हरा चुके हैं और बहुत बुरी तरह हराया था, बहुत ज़्यादा माइनस भी था उनका नेट रन रेट। तो श्रीलंका का तो जीतना बिल्कुल एडवांटेज नहीं है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए जो भी टीम्स अभी बची हैं। बट पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैच तो अगला है, उस पर तो हम बात करेंगे। बट आज जो हुआ है स्पेसिफिकली, वो अच्छा वाला चेस चल रहा था। मुशफिकी को जब तक थे एक और जो उनके 10 ने 50 किए वो अच्छे चल रहे थे। उसके बाद इस तरह कोलैप्स हुआ। तो आप क्या समझ रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप के लिए थोड़ा बहुत रेडी भी है? क्योंकि उनका फास्ट बॉलिंग यूनिट तो हमने देखा बहुत अच्छा है, स्पिन बॉलिंग अच्छी है, उस पर भी हम आएंगे बात करेंगे। बट उनके बैटिंग पे आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, बैटिंग पे आपने बात की, लेकिन अगर हम थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लें कि जिस तरह से मैच स्टार्ट हुआ और हमने देखा कि यार श्रीलंका ने दे ऑफ टू ब्रिस्क स्टार्ट, 34-35 रन 5 ओवर में हो गए। और लेकिन आज भी 8 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। बिल्कुल। और जिस तरह शकीब की कप्तानी आज थी कि वो बीच बीच में बॉलर्स को अपने लाते रहे, और 3 विकेट एक बॉलर ने लिए हैं, तस्कीन ने 3 विकेट लिए हैं, शरीफुल ने, और एक बॉलर ने 2 विकेट लिए हैं। तो ये 8 विकेट उन्होंने फास्ट बॉलर्स यूनिट नहीं लिए हैं। तो चेस में जिस तरह हम अभी बैठ के मैच भी देख रहे थे, हमें था कि अगर मुशफिक और रमी आखिर तक रहेगा तो रन्स तो बन जाएंगे। आजकल के दौर में जिस तरह से T20 इतनी ज़्यादा सब हर जगह खेली जाती है, तो ये 9 एंड ओवर 10 एंड ओवर इतने बड़ा रिस्क डेथ ओवर्स में तो होता भी नहीं है इतना। और टेल एंडर्स 20 रन तक ही ले गए थे, 20 रन ही रह गए थे। तो थोड़ा सा सीनियर प्लेयर्स को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, जो कि इनकी टीम में 2-3 जगहों पे जो है ना थोड़ी से वरिंग साइन है बांग्लादेश के लिए। बिल्कुल है, जैसे शंटू अच्छी फॉर्म में थे, बेचारे वो इंजर्ड हो गए। तमीम इकबाल वो भी इंजरी पे हैं। महमदुल्लाह को तो आपने वैसे ही बाहर रखा हुआ है। तो इस तरह से इस सर्किट में 2 ही आपके पास एक्सपीरियंस बैट्समैन बचे। लितन दास भी आ गए थे, बट लितन दास भी इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो दोनों मैचेस में उनके भी रन नहीं दिखे। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा बैटिंग में तो वरिंग साइन है। और दूसरा शाकिब, इतना आउटस्टैंडिंग प्लेयर। आज वैसे अगर आपने कैप्टनसी पे जो बात की कि शाकिब ने बीच बीच में से बॉलर्स लाए, तो काफ़ी टाइम पहले जो इंडिया से हमारा मैच हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि यार बाबर की कैप्टनसी में सवाल उठ रहे थे कि बाबर को अटैक करवाना चाहिए था। आई गेस अगर आज का मैच आप देखें तो शाकिब जिस तरह का बॉलर है, जिस तरह से वो इकोनॉमिकली इतनी बेहतरीन बॉलिंग करता है, नहीं पिटता। शाकिब के कुछ ही कभी याद होगा कि वो T20s में भी नहीं पिटता है, IPL भी खेल रहे, कहीं भी खेल रहे, वो इतना मार नहीं खाता। एक्सपीरियंस बॉलर है, अच्छी जगह पे करना जानता है। क्या बाबर के पास वो एक अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर था, या शादाब के इस फॉर्म में था कि हम उसको लगाते डेथ ओवर्स में, 40 ओवर्स के बाद लगाते? क्योंकि 40 ओवर के बाद या मिस कैलकुलेशन थी या बाबर ब्रॉट हिम बैक, जिसमें शादाब का एक ओवर आया था, आई थिंक 42 या 43, इनमें से कोई एक ऐसे कोई ओवर था जिसमें पिटाई हुई थी। तो वो बात तो ठीक है कि शाकिब ने बीच बीच में से चलाते रहे, शायद बाबर कर लेता, शायद कुछ बेहतर रिजल्ट होते, बट फिर वो डेथ ओवर्स में फंस जाते ना। तो एक वो स्टोरी भी थी। बिल्कुल। अब पाकिस्तान वाले परस्पेक्टिव में, बट इट वर्क्स फॉर बांग्लादेश क्योंकि शाकिब थे। बट अब बांग्लादेश और इंडिया वाला मैच तो ऑलमोस्ट डेड रबर है, क्योंकि बांग्लादेश 2 मैच हार चुका है। एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि हाँ, कोई एक टीम एक मैच खेल के भी पहुंच जाए, बट जिस तरह का नेट रन रेट है बांग्लादेश का, ये पॉसिबिलिटी अब दिख नहीं रही है। अच्छा सलमान, हमारे पास जब 66 for 4 जैसे इंडिया की टीम जब एक टाइम पे थी और हम कैप्टनसी पे इतने क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि बाबर क्यों नहीं ऑल आउट गए उस वक्त।
और वो जा सकते थे। शायद उनके जहन में था कि 40th ओवर के बाद हमारी सिचुएशन क्या होगी, कि क्योंकि हम उस वक्त 3 फास्ट बॉलर से खेल लेते, और अब जिस तरह हमने टीम आज भी अनाउंस कर दी है कल के मैच के लिए, तो हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब हमारे पास वो लग्जरी है कि हम ऑल आउट जा सकते हैं। अच्छा, आज के मैच में भी जब आप देखें कि अच्छा स्टार्ट था, और अच्छे स्टार्ट के बाद भी जो कि ब्रेक थ्रू मिले हैं वो सारे फास्ट बॉलर्स नहीं दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक नया, आई थिंक पाकिस्तान ने एक पैटर्न सेट किया है कि अगर आपके पास क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हों तो आप किसी भी टाइम पे किसी भी विकेट के ऊपर, अगर आपके पास अच्छी गुड पेस वाले बॉलर्स मौजूद हैं तो आप विकेटें ले सकते हैं और मैच में कम बैक कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो सिचुएशंस उस तरह की बनी हुई थी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह शाकिब लाता रहा और विकेट्स मिलती रही, ब्रेक थ्रू मिलते रहे, वरना शायद हमें 300 प्लस भी स्कोर देखने को मिल सकता था। यस, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक थी। बाकी बात करते हैं श्रीलंका की बॉलिंग। श्रीलंका की बॉलिंग, जिस तरह हमें पता है कि वो हसरंगा के बगैर खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और हसरंगा पिछले उनके 3-4 सालों में जो है हाईएस्ट विकेट लीडिंग विकेट टेकर हैं और ऑलराउंडर भी हैं, बैटिंग में भी डेप्थ देते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरे बॉलर्स हैं उनको बड़ा अच्छा यूज़ किया है शनाका ने, और शनाका ने खुद आज 3 आउट कर दिए हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग हमें लग रहा था कि वीक लिंक है लेकिन उन्होंने खुद 3 आउट किए हैं। और इन एक्सपीरियंस आई थिंक थोड़ा सा बांग्लादेश की टीम में है। सिर्फ 2 जो हमारे एक्सपीरियंस, हम जिन प्लेयर्स की बात कर रहे थे उसके बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, क्योंकि तमीम शायद इनको वर्ल्ड कप में चाहिए होगा, अदरवाइज दे विल बी दे विल बी इन ट्रबल। आई थिंक तमीम और शंटू जो थे वो दोनों वर्ल्ड कप में उनकी नीड है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस दिख नहीं रहा, वो रन्स दिख नहीं रहे। एक बारी सिर्फ 2 सेंचुरीज पड़ी थी वो पिछले मैचेस में, लेकिन उसके अलावा तो बहुत डेड रबर वाला सीन है। हाँ, अब देखें, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात है कि हम जब इंडिया की बात करते हैं और इंडिया की जो पिचेस है वो हमें पता है, जिसको आजकल इंडियन मीडिया भी पटाखा पिचेस कहता है कि 300 350 भी चेसेबल है। तो वहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि यार अगर 300 रन बन गया, 350 रन भी बन गए ना, तो दे कैन बी चेजेबल। बिल्कुल, सिर्फ वो चेजेबल हैं एंड दे कैन बी चेज बाय एनी टीम जो कि दूसरी टीम प्लान करके खेले। अच्छा, आज भी हम जब मैच देख रहे थे तो बीच में हमें काफ़ी जगहों पे बांग्लादेश की गलती लग रही थी। उन्होंने ये टारगेट नहीं किया हुआ था कि किसके कितने ओवर बाकी हैं, इसीलिए शायद मशफिक जल्दी कर गए और वहीं से थोड़ा सा गेम चेंज हो गया। अदरवाइज़ बांग्लादेश के पास आज बहुत ज़बरदस्त गोल्डन चांस था कि वो जीतें और टूर्नामेंट में वो रहते, क्योंकि वो पहले मैच हार चुके थे। बिल्कुल ऐसा ही कि उनको चांस पे जाना चाहिए था, थोड़ा वेट करना था, शायद रन बन जाते, बट ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं हो पाई। उनकी गेम प्लान अलग थे, जिस तरह आप बता रहे हैं, शायद मिसकैलकुलेशन भी थी, तो वो तो बिल्कुल हुआ है। और हसरंगा के बगैर भी अगर ये टीम इतनी अच्छी दिख रही है तो इफ वर्ल्ड कप में हसरंगा आ गए तो ये टीम ऑब्वियसली स्पिनिंग ट्रैक्स हैं। और दूसरा, जैसे आपने इंडिया की बात की, इंडिया में 300 350 भी चेज़ हो रहा है, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। और स्पिनर्स अगर आपके पास अच्छे हों, या आपके पास ऐसे फास्ट बॉलर्स हो जो थोड़ी इकनॉमी बॉलिंग करना जानते हैं, जैसे हमारे पास नसीम है जो इतना पिटते नहीं है, डेथ ओवर्स में भी नहीं पिटते, नए बॉल से भी नहीं पिटते, उस तरह के अगर आपके फास्ट बॉलर्स हो तो डेथ ओवर्स में आपकी थोड़ी सी बचत हो जाती है। जिस तरह हमें आज देखा, तास्किन वगैरह ने थोड़े से 40s में जब आए थे तब थोड़े से पड़े, उसके बाद बहुत अच्छी डेथ बॉलिंग की। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि चेजेबल तो है इंडिया में। अच्छा, वैसे हमने बांग्लादेश को देखा है दोनों मैच, आज का मैच तो फिर भी थोड़ा क्लोज थे, पिछला मैच तो बहुत ही बुरा हार है। तो आप क्या समझते हैं कि स्लाइटली कोई भी अभी एक पॉसिबिलिटी है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में देखा था, हम जिम्बाब्वे से हारे लेकिन नेदरलैंड ने हमारी इज्जत बचा ली थी, तो क्या वो एक स्लाइटली चांस है अभी बांग्लादेश के पास? अच्छा, इस एशिया कप में जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक तो वेदर की इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि कुछ भी किसी जगह बारिश हो सकती है, कहीं पे रिजर्व डे है सिर्फ एक मैच में और सिर्फ फाइनल में है, बाकी मैचेस में नहीं है, इस पर भी बड़ी डिबेट हो रही है। लेकिन अगर हम इस पॉसिबिलिटी की बात करें ना, तो पॉसिबिलिटी देखिए हमेशा रहती है। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे से हार गया सेकंड मैच इंडिया से हारने के बाद, तो सबने कहा कि चांस ख़त्म हो गया, लेकिन कहाँ से आउट ऑफ नोवेयर नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया और पाकिस्तान पहुँच गया। अभी भी चांसेस ये हैं कि बांग्लादेश के पास एक मैच बाकी है, तो बांग्लादेश उस मैच में इंडिया को हरा के, जो थोड़ा मुश्किल है लेकिन पॉसिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, वहाँ से वो पहुँच सकता है एक मैच जीत के। उस एक मैच को जीतने के लिए फिर उसको बहुत सारे रिजल्ट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा कि इंडिया अपने बाकी के मैचेस हारे, पाकिस्तान इंडिया को हराए, श्रीलंका जो है वो
इंडिया से एक श्रीलंका इंडिया से हारे, तो बहुत ज़्यादा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बाद ये पॉसिबिलिटी निकल के, प्रोबेबिलिटी निकल के आ सकती है। अदरवाइज चांसेस स्लिम है, लेकिन स्टिल चांसेस तो हैं। इट्स लाइक जो बार्सिलोना वाले करते हैं 99% चांसेस 1% फेथ। 1% फेथ। अच्छा सलमान, आज हमने ये देखा कि यार 13 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक हो गई है, और 13 मैचेस लगातार जीतना भले मिनोस के खिलाफ ही हों, लेकिन स्टिल एक अचीवमेंट है। और इस अचीवमेंट में जहाँ पे बहुत सारा रोल प्ले किया ओमान ने, मुत्तहदा अरब अमारात ने, नेदरलैंड्स ने, अफगानिस्तान ने, बांग्लादेश ने, इसमें कोई भी ऐसी टॉप लेवल टीम नहीं, टॉप 5 की टीम्स आपको नहीं मिलेंगी। तो लेकिन फिर भी सेकंड हाईएस्ट स्ट्रीक हो गई जो 21 ऑस्ट्रेलिया की है, उसके बाद ये 13 वाली मैच 13 वाली हो गई। ज्वाइंट किसके साथ थी? 12 पाकिस्तान का भी था, 12 साउथ अफ्रीका का भी था, और शायद 12 ऑस्ट्रेलिया का अपना भी था। तो उसके बाद अब आप कैसे देखते हैं इसको कि यार 13 मैच की स्ट्रीक हो गई आईसीसी के वो एसोसिएट मेंबर्स के खिलाफ भी? देखें, एसोसिएट मेंबर्स के खिलाफ या कुछ, अगर आप लास्ट 3 मैच देखें तो वो तो मैं समझता हूँ फिर भी एक बेहतर क्वालिटी साइड्स के साथ खेले। बांग्लादेश ठीक है, अभी थोड़े से मसले चल रहे हैं, बट उस टाइम वो अच्छे फॉर्म में थे। अफगानिस्तान को भी एक अच्छा मैच हराया था। प्लस जिस तरह अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है, हमने भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया था उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट। उनके स्पिनर्स को जिस तरह उन्होंने खेला था, तो क्रेडिट तो देना पड़ेगा। देखें, रिकॉर्ड होता है। आप छोटी टीम के अगेंस्ट रन करें या बड़ी टीम के अगेंस्ट करें, आपको वो लेवल ऑफ एफर्ट तो लगाना होता है ना। वो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है या मेंटली स्ट्रांग होते हैं, या आप समझ लें इफ जैसे बाबर ने नेपाल के अगेंस्ट 150 किया था, तो वो बाबर का 150 करना बनता था। क्यों? क्योंकि अगर आप नंबर 1 बैट्समैन हैं और अगर आप किसी ऐसी साइड से खेलने जो इनएक्सपीरियंस है, इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं रखती, तो आपको उस तरफ डोमिनेट तो करना पड़ेगा ना। इफ़ आप उस चीज़ को डोमिनेट नहीं करेंगे तो फिर आपकी उस पोजीशन का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छी टीम्स के साथ कर रहे हैं किसी तरह भी। तो उसी तरह श्रीलंका का भी था, जिस तरह उन क्वालिफायर्स में उन्होंने खेला, तो उन्होंने प्रूव किया ना कि यार हम क्वालिफाई करने के लिए क्यों वर्थ इट है। उसके बाद बांग्लादेश को भी अच्छा मैच हराया आज, इससे पहले अफगानिस्तान को भी ग्रुप स्टेज 2 दफ़ा बांग्लादेश को हरा दिया। हाँ, और फिर बांग्लादेश को भी मारा। तो 3 मैचेस तो एक अच्छी क्वालिटी साइड्स के साथ खेलते हुए आ रहे हैं। असल चैलेंज उनका होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि वो और बेहतर क्वालिटी की टीम्स है। टॉप 1 एक तो नंबर 1 है, दूसरा ओडीआई क्रिकेट को इंडिया वाले भी बहुत अच्छा समझते हैं, और स्पिनिंग ट्रैक्स उनके यहाँ भी होते हैं इंडिया वालों के यहाँ। तो होम कंडीशंस दोनों की थोड़ी सिमिलर्स हैं। तो ये 2 चैलेंजेस तो बहुत बड़े हैं इनके लिए कि भाई अब क्या होगा। श्रीलंका को कैसे देखते हो सलमान कि यार अब जैसे पिछले एशिया कप में हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया में से कोई जीतेगा, अचानक से श्रीलंका आता है, वो पहले इंडिया को हराता है, फिर फाइनल में पाकिस्तान को हराता है, एशिया कप ले जाता है, और हम आपस में लड़ते रह जाते हैं इंडिया के साथ कि भाई हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। तो इस दफ़ा क्या लग रहा है कि कुछ इस तरह का हो सकता है? देखें, अगर होम ग्राउंड का तो एडवांटेज है। होम ग्राउंड का देखें, होम ग्राउंड जब भी आपका होता है ना, वो आपका 12th मैन होता है। वैसे श्रीलंका वाले हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानियों को हमेशा से ही, और अब तो बाबर के वो कुछ ज़्यादा ही फैंस बने हैं जिस तरह हमने रिसेंट डेज में देखा है। बट अगर होम क्राउड वैसे 12th होता है, लेकिन श्रीलंका की अगर आप हिस्ट्री देखें एशिया कप से रिलेटेड और हमारे अगेंस्ट, हम 10 मैच हार चुके हैं उनसे 14 मैचेस में से, और सिर्फ 4 मैच जीते हुए हैं। तो हमारा तो बहुत बुरा हाल है। एक तो उनकी हिस्ट्री के उस पर, दूसरा एशिया कप जीतने में जो सेकंड नंबर पे टीम है ना, दैट इज़ श्रीलंका। इंडिया जो है वो 6 ODIs वाले जीती हुई है, 1 T20 वाला जीती है। श्रीलंका जो है वो 5 ODIs वाले जीती हुई है, 1 T20 वाला भी जीती है। हम सिर्फ 2 ODIs वाले जीते हुए हैं, ठीक है। तो वो एक कॉन्फिडेंस होता है आपके पास कि हाँ यार आपकी एक अच्छी स्ट्रीक चल रही है। जैसे हमें है ना कि अफगानिस्तान से हमारी एक अच्छी स्ट्रीक चल रही है, जिस तरह इंडियंस को था। अक्सर हमने लेजेंड्स के उनके देखे भी हैं कि वॉक ओवर दे दो या खेलना छोड़ दो, इस तरह छोड़ ही दो, उनसे मैच ही ना खेला करो, दूसरे प्लेयर्स को खिलाया करो। तो वो एक कॉन्फिडेंस होता है आपके पास। उस कॉन्फिडेंस को हमने पूरा करता हुआ श्रीलंका की शक्ल में देखा भी है कि भाई हमेशा वो जब भी एशिया कप खेलते हैं वो एक अच्छी टीम होती है। इवन जब उनका एक प्राइम टाइम था या उनकी एक गोल्डन जनरेशन थी, जिसमें संगकारा वाला टाइम था, मेला जयवर्धना वाला टाइम था, जयसूर्या वाला टाइम था, ये जो प्लेयर्स थे, ये जो एरा था वो बहुत डोमिनेटिंग था। अच्छे टूर्नामेंट्स भी जीते उन्होंने, एशिया कप भी जीते हैं, अच्छी जगह पे जाके रन्स भी किए हैं। इनको घर में हराना बहुत मुश्किल होता था, वो आज भी मुश्किल है। इवन तो उनकी उतनी क्वालिटी साइड्स नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, बट उनको घर में हराना आज भी मुश्किल था। और दूसरा, अब तो ये घर में उनके मैच हो रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया, चाहता तो मैं यही हूँ कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल हो, बट जिस तरह श्रीलंका खेल रहा है आज जिस तरह खेला, अगर वो एक मैच भी हरा गया किसी एक को, तो हम तो फिर श्रीलंका को फाइनल में देख रहे हैं। और पॉसिबली वो जब फाइनल पहुंचते हैं एशिया कप के, वो तो जीतना भी जानते हैं बहुत अच्छे से। हमेशा ये बात होती है कि एशिया कप पूरा है, पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस हो सकते हैं, लेकिन 3 मैचेस हो नहीं पाते कभी, आज तक नहीं हुए। आज तक नहीं हुए।
तो इस बार भी लेट्स वेट एंड सी कि क्या होता है। अच्छा काशिफ भाई, जैसे हमने पॉसिबिलिटीज़ की बात की, बांग्लादेश की क्या पॉसिबिलिटी या श्रीलंका किस तरह आता है, तो अब श्रीलंका ने हम दोनों को ही हराना है, इंडिया को भी हराना है, पाकिस्तान को भी हराना है, और अगला मैच है ही हमारा। और हमारी तो 11 एक दिन पहले आजकल अनाउंस हो जाती है। जिस तरह से हमारा प्रोफेशनलिज्म दिख रहा है हमें, फील्डिंग माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई है, बॉलिंग तो हमेशा से ही वर्ल्ड क्लास रहती है, लेकिन अभी जो बॉलर्स आ गए, अक्सर आपने देखा होगा इंडियन पेजेस या जो पेजर्स हैं जो अच्छी क्रिकेट पे बात करते हैं, वो भी ये पोस्ट डाल रहे हैं कि यार ये हमें थोड़ा सा एक वो एरा दिख रहा है। ऑब्वियसली उस लेवल पे तो नहीं है बॉलिंग जिस लेवल पे वसीम, वकार, शुएब अख्तर किया करते थे, बट वो कह रहे हैं कि उस तरह की कोई चीज़ है। जिस तरह नसीम सीम बॉलिंग अच्छी करना जानता है, एक हाइट वाला लेफ्ट आर्म बॉलर हमारे पास शाहीन है, एक क्विक पेसर है जो अच्छे लेंथ पे बॉल करता है, अच्छे एंगल्स बनाता है, तो वो एक थोड़ी सी वो साइड भी है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। तो 11 अनाउंस कर दी है, ऑलमोस्ट नहीं, पूरी अनचेंज है पिछले मैच के हिसाब से। नवाज़ नहीं है और आपके पास फ़हीम अशरफ है, तो आप किस तरह टीम देख रहे हैं कि हम उस तरफ उतर रहे हैं बिना एक प्रॉपर स्पिनर के, क्योंकि हमारे पास 2 स्पिनर्स तो हैं, ऑफ स्पिनर्स, और एक शादाब है, बट क्या समझ रहे हैं कि 2 स्पिनर्स लेना ज़रूरी थे आज के मैच जिस तरह आपने देखा, पैसे देखी? अच्छा, सबसे पहले तो जिस तरह अभी सलमान हमारी बात हो रही थी ना कि किस तरह ये जो एक दिन पहले टीम अनाउंस हो रही है ना, ये आई थिंक बड़ा एक बोल्ड डिसीजन है, और ये आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ मिकी आर्थर, क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा माशाल्लाह जो कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं टीम के अंदर के डिलीवरी देख रहे हैं। हाँ, ये पहले हमने कभी भी नहीं देखा। हम तो हमेशा से हमें आदत रही है कि आधे घंटे पहले मैच में पता चलता था कि एक ये चेंज है या 2 चेंजेस हैं, या ये होगा या नहीं होगा, विकेट, सुबह, बारिश, ये वो। अभी उन्होंने देखें आज जो कर दिया है, तो यही कॉन्फिडेंस पिछले मैच में भी जब दिखाया था ना, तो इससे दूसरी टीमें ज़्यादा जो है ना वो घबराती हैं इन चीज़ों से। और पाकिस्तान में हमने हमेशा जो ना लास्ट मिनट चेंजेस होते हुए देखी हैं, तो पहली बार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। अब फ़ायदा ये है कि जिस प्लेयर ने खेलना है उसको पहले से पता है कि उसने कल खेलना है, सही है, तो अपने आप को अभी से उसने ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि फ़हीम अशरफ, नवाज़ या मोहम्मद वसीम का तो हम कोई जिक्र भी नहीं कर रहे और कोई बात ही नहीं हो रही है, जबकि ओरिजिनली स्क्वाड में तो मोहम्मद वसीम था हमेशा से हमारे। लेकिन अब क्योंकि एक बैटिंग ऑलराउंडर वर्सेस बॉलिंग ऑलराउंडर की जो बात चल रही है, तो हैं तो वैसे दोनों ही मेरे ख्याल से बैटिंग ऑलराउंडर ज़्यादा हैं। नवाज़ भी जो है वो हमेशा से हमारी टीम का हिस्सा एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ही रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो फास्ट बॉलिंग है और जितने रिदम में तीनों बॉलर्स हैं, अगले महीने वर्ल्ड कप भी अल्लाह नज़र बद से बचाए तीनों को। वो पिछले मैच में नसीम बाउंड्री पे चौका बचाते हुए गिर गए थे, तो सभी परेशान हो गए थे। मैं खुद मेरी दिल पे हाथ रख लिया, मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो खड़ा हो जा। तो और इतना आसान नहीं होता ऑब्वियसली एक उसके बाद, और उसने फिर अच्छी बात है 3-4 ओवर भी उसके बाद करा, बल्कि आउट भी किया उसके बाद। तो कल का मैच बड़ा पहले में से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अब तो कल का मैच, क्योंकि इंडिया अब तैयारी के साथ आएगा। अब ये देखना है कि इंडिया ऑल आउट अटैक पे जाता है हमारे खिलाफ या सरवाइव करने की कोशिश करता है। अभी तक जो लग रहा है, जितने हम दूसरे जर्नलिस्ट और उनकी बातें सुन रहे हैं इंडिया के जो मीडिया की, तो वो तो ये कह रहे हैं कि भाई किसी तरह से फर्स्ट स्पेल निकालें और फिर अटैक पे जाएं पाकिस्तान के ऊपर। तो देखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इंडिया स्ट्रैटेजी चेंज ज़रूर करेगा। मुझे लग रहा है कि वो शुरू से अटैक पे जाएंगे। देखें, जैसे आपने बात की इंडिया की तैयारी की, तो मुझे तो उस पर हमेशा से सवाल रहा है पिछले 3 सालों से, क्योंकि जिस तरह से वो अपने टैलेंट को खिलाते हैं और फिर उनमें से कुछ प्लेयर्स को बाहर करके फिर अपने मेन प्लेयर्स बुला लेते हैं, तो एक वो मैच प्रैक्टिस नहीं होती। जिस तरह अगर आप केएल राहुल का देखें, मार्च से कोई मैच नहीं खेले, श्रेयस अय्यर पिछले जनवरी से मैच नहीं खेले थे, बुमराह ने अब तक एक भी ओडीआई 2022 के बाद नहीं खेला। एक पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था, बट वो मैं उसको खेलना काउंट नहीं करूँगा क्योंकि बुमराह इज अ बॉलर, उसने एक ओवर नहीं किया। हाँ, बॉलिंग तो एक भी नहीं करी। आइलैंड में वो अच्छे रिदम में दिखे थे, बट 10 ओवर्स का गेम अलग है, T20 आइज अलग है, वनडे क्रिकेट अलग है, क्योंकि 50 ओवर फील्डिंग भी करनी है और फिर 10 ओवर आपने कराने भी हैं। तो ये चीज़ भी ज़रा इंडिया की देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बिना मैच प्रैक्टिस के आ रहे हैं, तो ज़रा ये पार्ट भी देखना होगा। फिर केएल राहुल की वापसी हो गई है, तब ईशान किशन क्या रहेंगे उस स्पॉट पे या नहीं रहेंगे, क्योंकि शुभमन गिल जिस तरह से एक्सपोज हुए थे पाकिस्तानी बॉलिंग के लाइनअप के हिसाब से। तो आप क्या समझते हैं, क्या हमें 11 में कोई चेंज मिलेगा? सबसे पहले तो ये कि केएल राहुल को तो मैं
सुनील शेट्टी का दामाद नहीं मानता, मैं तो उसको इंडिया का दामाद मानता हूँ क्योंकि जितने नखरे उसके उठाए जाते हैं उसकी वजह से टीम अनाउंस नहीं होती है, उसकी वजह से जो है वो एक आप इंजर्ड प्लेयर को कैरी करते हैं इंडिया की टीम में, जहाँ पे बहुत अरसे से प्रोफेशनलिज्म बड़े हाई लेवल पे है, लेकिन इसके लिए बड़े क्रिटिसाइज भी हुए अजीत अगरकर, उनके जो सिलेक्शन कमेटी वाले हैं वो भी, और राहुल द्रविड़ भी। लेकिन अब ये है कि वो वाली बात बड़ी सही कही आपने कि ये जो मेन प्लेयर्स को बिठा के नए प्लेयर्स को चांस देते हैं, फिर जब टूर्नामेंट आता है तो वापस उन प्लेयर्स को ले आते हैं, तो मैच प्रैक्टिस और उस तरह से वो कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाता। और अभी भी इनके साथ जो है वो यही इशू आ रहा है इंडिया के साथ कि इनका जो कॉम्बिनेशन है ना, वो अभी भी इनकी फाइनल 11 इनको खुद नहीं पता है, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि बुमराह जो है वो कितना फिट हैं और कितने ओवर करा सकते हैं, वो तो कल हम देखेंगे ही ऑब्वियसली। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर को लेके बड़े सवाल आते हैं। इंडिया की जो अपनी एक एक जो डिवाइड वाली जो ओपिनियन है ना, बड़ी डिवाइडेड है कि खेलने वो उसको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि यार 8 नंबर पे हाफ बॉलर हाफ बैट्समैन से बेहतर है कि हम एक या तो फुल बॉलर ही खिलाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल शामी खेलेंगे, सिराज भी खेलेंगे और बुमराह भी खेलेंगे और शार्दुल ठाकुर नहीं खेलेंगे, ऑल्दो विकेट ले जाते हैं वो तो। लेकिन ये है कि इंडिया के सिलेक्शन में अभी बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी, अभी बहुत सारी वेरिएशंस मिलेंगी, उनका कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा है, और उनका अभी तक नेपाल के खिलाफ भी जो मैच था वो बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 10वें ओवर में 65 रन स्कोर कर लिए थे नेपाल ने, और कोई आउट नहीं हुआ। आई थिंक उसमें मैं ज़्यादा इंडिया के बॉलर्स को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने बॉलिंग की थी नेपाल के अगेंस्ट, तो इंडियंस भी वो चीज़ लेके बैठे हुए थे, या पूरी दुनिया उस तरह लेके बैठी हुई थी कि यार उनकी बैटिंग लाइनअप इतनी क्वालिटी साइड नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत क्वालिटी तो होती है, तभी तो वो क्वालिफाई किए इस टूर्नामेंट के लिए, कुछ तो है ना उनमें। तो वो इंडियंस या पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव बना हुआ था कि यार ये भी 150 पे है या 200 से पहले ही आउट कर देंगे, बट वो नहीं हुआ। पहली ओपनिंग पेयर ही इतने ज़्यादा रन कर गए थे, तो वो एक बिल्कुल सवालिया निशान है, क्योंकि उससे पहले हमें 20 ओवर्स में कुछ 155 चाहिए थे डकवर्थ लुइस के लिए। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, अगर मैच हो जाता तो उस पर बहुत सारे इंडियंस थे, या ग्लोबली बात हो रही थी कि भाई ये तो इंडिया रोक देता। अब ये हालत थी, तो आपको क्या लगता है इंडिया वो रोक पाता या नहीं रोक पाता? आपका क्या पर्सपेक्टिव है, किस तरह से बॉलिंग लाइनअप देख रहे थे? क्योंकि वहाँ पे शामी नहीं थे, उनके पास शार्दुल ठाकुर थे। हाँ एग्जैक्टली, वो वाला मैच होता तो वो तो आई थिंक पाकिस्तान बहुत इजीली जीत जाता अगर 20 में 155 चाहिए होते। और नेपाल वाले मैच में जो इंडियन बॉलिंग पे क्रिटिसाइज हुआ है ना, वो एक्चुअली 10 में 65 में भी नहीं हुआ है। 144 पे 6 होने के बाद आपने 230 235 करा दिए। अच्छा, 155 वाला मैच अगर हो जाता तो मज़ेदार मैच हो जाता, क्योंकि ज़ाहिर बात है फील्ड रिस्ट्रिक्शन चेंज होती हैं 20 ओवर के मैच में, फिर फ़खर जमान स्लिप में आउट हो रहे हैं तो स्लिप नहीं होती फिर, और हमारे पास बैटिंग की डेप्थ थी तो, और क्योंकि हम इंडिया के खिलाफ 1-2 मैचेस चेस करके जीते हुए हैं तो टीम कॉन्फिडेंट होती, और श्रीलंका में इतने अच्छे से खेल रहे हैं तो जितना शॉर्ट मैच होता उतना अच्छा था पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक वो पाकिस्तान उसमें फेवरेट था, और इंडिया का मीडिया, इंडिया के प्लेयर्स को भी पता था कि शॉर्टर वर्जन में ये ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक हमने 152 उनके अगेंस्ट चेस किया था वर्ल्ड कप में। यस, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन से हम सिमिलर थे, तब उनके सारे मेन बॉलर्स खेल रहे थे, तो यहाँ तो फिर भी एक आधा हम कह सकते हैं कि थोड़ा वीक लिंक था शार्दुल। बाकी इंडिया की एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी है वो इस सेंस में कि उनके पास हमेशा 4 फास्ट बॉलर रेडी रहते हैं, क्योंकि उनके पास एक हार्दिक पांड्या है। तो अगर कभी भी थोड़ी भी विकेट सीधी दिखी या उनको लगा कि स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही, तो वो एक फास्ट बॉलर्स खिला सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या हमें वो एक चीज़ की कमी नज़र आ रही है जिस तरह हमने फ़हीम अशरफ को खिलाया है? क्योंकि हमारे पास इस तरह का अब्दुल रज़ाक के बाद इस तरह का कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आया नहीं है, और या हमें ज़रूरत किसकी है? क्या हमें बैटिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है या बॉलिंग ऑलराउंडर की? क्योंकि फ़हीम अशरफ तो हम समझ ही नहीं पाते ना कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है, क्योंकि अगर आप पिछले उनके टेस्ट मैच वाले देखें, एक अच्छी बैटिंग कर रहे थे, रिजवान के साथ आते थे, 70s रन की अच्छी इनिंग्स खेल के जाते थे, 70s 80s अच्छी इनिंग्स खेल के जाते थे। तो हम उन्हें किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? एज अ बैट्समैन देख रहे हैं या एज अ बॉलर देख रहे हैं? किस तरह का ऑलराउंडर देख रहे हैं? क्या नीड लग रही है आपको पाकिस्तान की? अच्छा, अगर आपको अपनी राय दूँ ना, तो मैं तो चौथा भी एक क्विक बॉलर ही चाहूँगा कि टीम में हो, जो कि विकेट टेकर हो, जो कि ब्रेक थ्रूज दिलाए आपको। फ़हीम अशरफ या किसी भी और बॉलर पे शायद हम उतना भी रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी क्रंच मैच में जब ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, जब वो ऑन स्लॉट होगा, तो उस वक्त एक्चुअली बॉलर का सही पता चलता है। लेकिन खैर, फिर एक्चुअली वनडे में बड़े 11 खिलाड़ी आपको बड़े पिक एंड चूज़ करने पड़ते हैं कि आप
बैलेंस कैसे रखेंगे? क्या आपने 8वें नंबर पे ऐसा बंदा चाहिए आपको जो थोड़ा बैटिंग भी अच्छी कर ले? लकीली पाकिस्तान के जो अभी नसीम और ये हारिस वगैरह हैं, या नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ़ हैं और शाहीन हैं, ये बैटिंग भी जो है ना वो ऐसे, मतलब अगर 20 बॉलों पे 25-30 रन चाहिए हो तो ये बना सकते हैं तीनों। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और उन्होंने 2-3 मैचेस में प्रूव भी किया है। लेकिन अब एहसान उल्लाह, मैं तो चाहता था टीम में हो, लेकिन एहसान उल्लाह इस वक्त जो है वो रिहैब में है, हम जानते हैं। लेकिन हमें तो अब अवेलेबल पूल में से अगर हम देखते हैं तो फ़हीम अशरफ अभी तक तो देखें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फ़हीम अशरफ के पास एक्सपीरियंस भी है, T20 का PSL में बहुत खेला है। तो अब मैं तो अगर वसीम और फ़हीम में से पिक करना हो मुझे, 4th पेसर प्लस ऑलराउंडर, तो मैं फ़हीम के लिए ही जाऊँगा। लेकिन जहाँ पे हमें टर्निंग अगर कोई विकेट मिल जाती है ना, जैसे आज कुछ बॉलें बड़ी ज़बरदस्त ब्रेक हो रही थी कोलंबो की विकेट पे, तो जब उनका स्पिनर वेलागे बॉलिंग जब कर रहा था तो वो 2-3 तो ऐसी ग्रिप हुई बॉल्स के, हाँ लेफ्ट आर्म, तो मैंने कहा यार इस पे तो नवाज को भी होना चाहिए था। लेकिन जहाँ पे विकेट हमें इंडिया में कोई ऐसा मिल सकता है, कुछ विकेट हैं इंडिया के जो कि ट्रेडिशनली स्पिन करते हैं और ब्रेक करते हैं, मतलब बहुत बॉल ब्रेक होता है उस पर, वहाँ पे चेन्नई जैसे है, तो वहाँ पे तो ज़रूर हमें जो है ना ये ऑप्शन हमारे पास ओपन होना चाहिए कि हम नवाज के साथ भी जा सकते हैं। जैसे अभी अगर हम अपना स्क्वाड देखें तो हमारे पास सिर्फ 3 स्पिनर्स है, शादाब ही इज़ एन ऑलराउंडर, नवाज ही इज़ एन ऑलराउंडर और एक उसामा मीर है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 3 का हटाया गया, अगर हम यही वर्ल्ड कप लेके जाते हैं तो क्या वर्ल्ड कप में ये हमें इस तरह पूरा कर सकते हैं? क्योंकि रिसेंट जिस तरह से हमने फॉर्म देखी है सबको चांसेस मिले, तो क्या समझते हैं ODI में इस तरह? क्योंकि देखिए फास्ट बॉलर्स आपके 3 खेलेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 4 खेलेंगे, तो ये कितने ओवर होते हैं? 40 होता है। आप 5 फास्ट बॉलर्स तो खिलाएंगे नहीं। और इंडिया की बहुत सारी पिचेस तो आपको ऐसी मिलेगी जहाँ आपको कुछ 2 या 3 फास्ट बॉलर की ही नीड होगी। तो तब कौन से बॉलर आप समझ रहे हैं कि वो उस तरह कर सकते हैं? क्योंकि 10 ओवर्स के बाद से लेके 40 ओवर्स तक एक जो ये 30 ओवर का या आप समझ लें 25 ओवर्स का कह लें या 20 ओवर्स का कह लें, जो 20 ओवर वाला स्पेल है, कभी कभी आपको कंटिन्यूस भी 10 ओवर करने होंगे, तो वो कौन कर सकता है? कौन इस तरह है कि वो प्रेशर ले सकता है इस चीज़ का? अच्छा, इसमें मेरी थोड़ी सी एक ना राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे पास पाकिस्तान ने ना एक चांस मिस किया है। उसामा मीर को इंक्लूड करने का जो डिसीजन था बहुत अच्छा था, क्योंकि देखें जब तक आप किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको परफॉर्म वो चांस नहीं मिलेगा तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो उसामा मीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा भी किया है, और उसके अलावा काउंटी में भी गया है, बाहर भी गया है, खेला भी है, और PSL में भी अच्छा किया। तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया, लेकिन हमारे पास एक मिस्ट्री स्पिनर है मौजूद जो कि अबरार की सूरत में। और मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल्स पे डिफरेंट हमारे जो एक्स पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स हैं उनकी बातें सुन रहा था, तो उसमें से राशिद लतीफ़ ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर अबरार को हम खिला लेते कुछ अर्से पहले वनडे में, तो हमारे पास देखें 10 ओवर्स की जो गेम है ना, T20 के बॉलर हमारे तो देखें प्राइमरीली जो है ना शादाब और ये नवाज ही हैं T20 के बॉलर्स। तो 4 ओवर वाला 10 ओवर कराएगा तो वो कहीं ना कहीं लाइन लेंथ में आगे पीछे उसकी जो है ना वो चीज़ें हिलती हैं। लेकिन अगर अबरार जैसे लंबे लंबे स्पेल्स कराता है टेस्ट मैच में भी, और ऑब्वियसली आजकल जिसको हम कहते हैं फिंगर स्पिनर और कैरम बॉल कराना और स्ट्रेटर वन कराना, वो हम इन विकेटों पे फ़ायदा उठा सकते थे, उसको चेक ज़रूर किया जा सकता था, लेकिन वो हमने चांस अभी ज़ाया कर दिया। लेकिन अब इस अवेलेबल पूल में से उसामा की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, और ये बात अब बड़ी रिलेवेंट हो गई है कि 2 लेग स्पिनर साथ नहीं खेल सकते। खेले हैं, पिछले वर्ल्ड कप में भी खेले, इंडिया ने खिलाया है, तो ये हो सकता है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर हम बॉलिंग ऑप्शन पे जाएं तो उसामा मीर इज़ अ मच बेटर ऑप्शन देन नवाज। वो बात तो ठीक है कि हम 2 लेग स्पिनर्स खिला सकते हैं, क्योंकि लेग स्पिनर्स आपका होता ही विकेट टेकिंग है, क्योंकि उस पर लोग चांस ज़्यादा लेते हैं। अगर लेफ्टीज़ भी स्ट्रगल करते हैं, कभी कभी राइटीज़ भी, अगर आपके अच्छा गुगली है तो राइटीज़ भी स्ट्रगल करते हैं, और उसामा मीर का गुगली बहुत अच्छा है, जिस तरह उन्होंने रिसेंट डेज में कराया है, ब्रेक भी अच्छा कर रहे हैं। तो एक ही पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल है कि उसामा मीर अभी हमारे अवेलेबल हैं। अबरार की बात आपने बहुत अच्छी की, जिस तरह आपने देखा था कि अबरार जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला था, डेब्यू किया था, और कराची के जिस तरह विकेट थी, ऐसा लग रहा था हम कराची नेशनल स्टेडियम में नहीं, हम नेशनल हाईवे पे खेल रहे हैं, कि वही इतना सीधा विकेट उस पर उस लड़के ने जिस तरह की बॉल की थी, जिस तरह के बॉल्स मारे थे, फंसा रहा था लोगों को, और लंबे स्पेल्स करना जानता है। 10 ओवर्स भी आप लगातार करा लें तो करेगा वो, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता। क्यों? क्योंकि एक तो उसको इतना खेलते हुए किसी ने देखा नहीं है इतना, आपके उसको पकड़ नहीं पाते कि यार उसका कैरम बॉल आएगा या बाहर होगा अंदर होगा ये। दूसरा, अबरार जिस तरह की वैरायटी बॉलिंग की आपके पास ला सकता था, वो हर ओवर में 6 की 6 डिफरेंट बॉल भी कर सकता है, वो इतना केपेबल है, उसके बाद इतनी बॉल्स हैं। तो
ये बात, इस बात से तो मैं एग्री करूंगा कि हमने बहुत बड़ा चांस एक मिस कर एक्स दिया। फैक्टर होता हमारे पास। एक्स फैक्टर होता बिल्कुल, जिस तरह हम कह रहे हैं फ़खर है कि यार वो ट्रेडिशनल ओडीआई ओपनर्स की तरह नहीं खेलता, ही ऑलवेज जैसे हमारे पास हारिस है, हारिस है, बिल्कुल ऐसा ही है। है, तो ये एक्स फैक्टर एक दो टीम में होने चाहिए। और अबरार के पास वो बात बिल्कुल सही है कि वो वैरायटी है, और वो उसको ज़्यादातर किसी ने खेलते हुए ना देखा है, ना ज़्यादा उसके खिलाफ कोई खेला है। इंग्लैंड की टीम के लिए और सिर्फ जो है न्यूजीलैंड की टीम के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद पाकिस्तान ने इतने टेस्ट मैचेस खेले नहीं है। तो वो एक हो सकता था एडिशन, लेकिन खैर अब तो वर्ल्ड कप की टीम ऑलमोस्ट अनाउंस होने वाली है, और जो हमारे पास अवेलेबल पूल है उन्हीं में से हम लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो ठीक है, हमने पाकिस्तानी स्पिनर्स पे तो बात की, हम किसको सेलेक्ट कर सकते हैं या किसको नहीं कर सकते। कल तो खैर सिर्फ शायद आप खेल रहे हैं, अगर बाकी हमें स्पिन की नीड हुई तो हम इफ्तिखार को देखेंगे या फिर आगा सलमान को देखेंगे। आगा सलमान तो प्लेइंग 11 में है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, इंडिया की जो लाइनअप है जिसमें असर पटेल है, उनके पास अभी जडेजा हैं और कुलदीप यादव हैं, तो तीनों लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं। तो उनको किस तरह से आप देख रहे हैं कि उनकी स्पिनिंग में कितनी डेप्थ है, कितने केपेबल हैं? अच्छा, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग की तो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे थोड़ा सा स्ट्रगल हम करते रहे, चाहे वो रंगना हरात हो गए या इसके अलावा भी जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आए, तो थोड़ा सा पाकिस्तान उनके खिलाफ ट्रेडिशनली फंसता है। बाबर बहुत दफ़ा एलबीडब्ल्यू आउट हो रहे हैं। अभी जो इनका स्पिनर था श्रीलंका का जयसूर्या ने शायद 4 में से 2 या 3 दफ़ा, तो सारे जयसूर्या हमारे ही दुश्मन है। जयसूर्या एक जाता है तो 20 साल बाद दूसरा आता है, तो वो समझें वही चीज़ हो गई। इस दफ़ा वो बॉलर की सूरत में आ गया वापस। तो लेकिन ये है कि इंडिया की टीम में जो कुलदीप यादव है, कुलदीप यादव ने बड़े रेगुलर उनके मेंबर रहे हैं। वो 2019 का वर्ल्ड कप भी खेले और उसके बाद, लेकिन फिर अचानक से मुझे लगता है कि उनका और एक चाहल का ना साथ एक पेयर था। उसको रोहित शर्मा ने जब कैप्टनसी टेक ओवर की तो वो चाहल को हटा दिया, और वो सारे मसले पाकिस्तान में नहीं, वहाँ पे भी होते हैं। तो उसके साथ साथ ये भी है कि अभी जो अटैक है उसमें जडेजा अच्छा स्पिनर है, एक्सपीरियंस भी है, वेरी एक्सपीरियंस, लेकिन असल थ्रेट तो कुलदीप यादव ही है। अब अगर आपको नेपाल का मैच याद हो, जो इस तरह की जो टीम्स होती हैं उनके लिए चाइना मैन खेलना और लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो एक टीम है, वो एक प्लेयर है ऐसा उनकी बॉलिंग का। बाकी अक्षर पटेल को तो हमने वर्ल्ड कप में भी बड़ा इजीली हैंडल किया था। एक ही ओवर उसने कराया था, 20-21 इफ्तिखार पड़ गए थे। तो बाकी इंडिया की बॉलिंग में तो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, जो कि अच्छा है। मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा पहले अंदाज़ा हो जाएगा एशिया कप में कि उनको वर्ल्ड कप में किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल, उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा, अब वो तो कल ही मेनली पता चलेगा कि अगर मैच हो गया। सबसे पहले तो देखना है वेदर क्या, क्योंकि बारिश है तो हर दिन ही अब, और देखना पड़ेगा कि कल मैच होता है नहीं होता, रिजर्व डे पे मैच होता है नहीं होता। अच्छा, रिजर्व डे की एक बात सुनाऊं, आपको पता है कि अगर कल पूरे दिन मैच होता है तो एक इनिंग हो जाती है 50 ओवर की। तो 50 ओवर में इंडिया की टीम ने लेट से बनाए 250 रन, तो 250 रन के बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आएगी और बारिश हो जाती है, 20-30 ओवर का मैच भी हो सकता है। ये नहीं होगा कि इंडिया ने अपनी पूरी बैटिंग की और पाकिस्तान ने 10 ओवर खेले, बारिश हो गई तो अगले दिन पे चले गए, ऐसा नहीं है। उसी दिन मैच पूरा होगा। उसी दिन मैच अगर हो सकता है तो वो उसी दिन पूरा होगा। सही, तो मतलब ये कल की तो बहुत कंसर्निंग है। तो एक अच्छी न्यूज़ ये है कि आज बारिश नहीं हुई, पॉसिबली है कल भी ना हो, मैचेस हो जाएं तो अच्छी बात है। अच्छा, कुछ प्रेडिक्शंस भी ना ऊपर नीचे चल रही हैं, क्योंकि टीवीपी में देख रहा था कि धूप निकली हुई है और लिखा हुआ है कि करंट चांस ऑफ रेन 40% है और 1-2 घंटे तक बारिश। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है, अगर आप देखा तो। हाँ, मैंने देखा है। और श्रीलंकन बोर्ड ने अपने जो महकमा मौसमियात उनका जो लोकल है श्रीलंकन, उनको ये कहा है कि भाई इसकी बड़ी एक्यूरेट और आवर बाय आवर वाली एक्यूरेसी के साथ हमें दें, ताकि हम उस हिसाब से अपनी कंडीशंस को प्लान करें, कवर करने का, कब करना है, कैसे करना है। तो श्रीलंका में हमें पता था कि इतनी बारिश है, और आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं, बारिश की जो प्रेडिक्शन है वो 17 तारीख तक की है। बिल्कुल ऐसा ही है, 17 को ही 17 तारीख तक है और 17 को ही फाइनल है। तो बस ये जय शाह की हटधर्मी की वजह से सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, मतलब इतना ज़्यादा ईगो क्या है, मतलब क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आया। ना पाकिस्तान खेलना है, ना दुबई खेलना है। दुबई खेलने का क्या मसला था, आप क्या समझते हैं? वो कह रहे थे वहाँ गर्मी ज़्यादा है,
श्रीलंका में कौन सा बर्फ के बोले कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे वो कह रहे थे कि बारिश होगी, तो असल में देखिए मुझे ऐसा लगता है जय शाह ने जिस तरह से बहुत सारी चीज़ों में स्केजुअल पहले अनाउंस कर दिया, हमें लूप मिली बगैर ही लीक हो गया था स्केजुअल और हमें पता नहीं था हम उस पर, और बहुत सारी चीज़ों में ज़ाहिर उन्होंने किया। टूर्नामेंट को जिस तरह से वो नुकसान पहुँचा सकते थे उन्होंने कोशिश तो पूरी की है उन सब ने मिल के, कि किसी तरह बारिश हो जाए, किसी तरह ये हो जाए। अब नए नए चीज़ें बीच में निकल के आ रही हैं, रिजर्व डे सिर्फ एक मैच के लिए, तो श्रीलंका और उस पर बांग्लादेश के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी ज़ाहिर रिजर्वेशंस थी, लेकिन खैर ऑल सेड एंड डन, अब तो जो होना था वो हो गया, अब देखते हैं। अच्छा, वैसे शेड्यूल जो है वो सिर्फ हमने कह रहा हूँ मैं, जय शाह ने सिर्फ एशिया कप का बर्बाद नहीं किया। अगर आप देखें उन्होंने वर्ल्ड कप का भी बर्बाद किया था। मतलब एक तो समझ नहीं आता, इंडिया एक तो सब पहली बार कंप्लीटली होस्ट कर रहा है। इंडिया मेरे लिए इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए कभी भी फ्रेंडली नहीं हो सकता। अगर आप गूगल करें कि सबसे ज़्यादा हॉलीडेज़ कहाँ पे होते हैं, आपको पता चल जाएगा क्यों। क्योंकि इंडिया में इतनी तरह के लोग रहते हैं, कम्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, इवेंट्स इतने ज़्यादा हैं, पब्लिक हॉलीडेज़ इतने ज़्यादा हैं कि आपके लिए मुश्किल है। जिस तरह हमने देखा 3 मैच इंग्लैंड के रीशेड्यूल हुए हैं, हमारे रीशेड्यूल हुए हैं, तो वो भी एक अलग मसला है कि एक तो आपने इतने कॉन्फिडेंस से इतने दिनों पहले एक चीज़ अनाउंस कर दी, तो फिर उस पर ही रहे, क्योंकि ऑब्वियसली सारी टीम प्लान करके आ रही होती है। उसके बाद फिर से आपने चेंज कर दिया और अभी भी कहा गया कि हो सकता है चेंजेस हो जाएँ। तो ये मुझे मसला एक जैसा का समझ नहीं आया। तो देखते हैं, चलें वर्ल्ड कप किस तरह का हो। सबसे पहले तो हमने देखते हैं कल का मैच किस तरह का हो। हाँ, कल का मैच आप क्या समझते हैं कल कौन परफॉर्म, कोई 3 प्लेयर्स आप समझें कोई परफॉर्म अच्छा कर सकें? देखें ये तो प्रेडिक्शन है, लेकिन ये है कि मुझे कल इंशाल्लाह मैच तो बस किसी तरह से पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है कल ही के कल ही, भले वो शॉर्ट वर्जन का मैच हो जाए सेकंड इनिंग में, तो देखना पड़ेगा कि पहले बैटिंग करनी है, सेकंड बैटिंग करनी है, और पाकिस्तान डेफिनेटली अगर टॉस जीतेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली जाएगा बॉलिंग पे, ताकि उसको एक कैलकुलेटेड टारगेट पता होगा कि क्या कितना चेस करना है। लेकिन देखते हैं, फ़खर ज़मान पे काफ़ी ज़्यादा नज़रें हैं सबकी, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग स्ट्रीक हो गई है उनकी भी कि वो 50 नहीं बना पाए हैं, लेकिन उससे पहले बड़े अच्छे फॉर्म में थे, 2 लगातार सेंचुरियाँ, 3 अगर आप देखें अफगानिस्तान की सीरीज़ से पहले तो फ़खर ज़मान के सबसे ज़्यादा रन्स थे इस ईयर में। तो बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी फॉर्म एक्चुअली हमारे लिए ज़रूरी भी बहुत है। जिस तरह के वो प्लेयर्स हैं वो आपको ना रना बॉल नहीं खेल के देंगे, और बाबर का 100 जो है वो ड्यू है इंडिया पे, बिल्कुल ऐसा ही है, सबके सामने तो बना दिया वनडे ओडीआई का, तो वो अब अल्लाह करे कल हो, फाइनल में हो, कभी भी हो, वो होना है, चाहे वो वर्ल्ड कप के मैच में हो, तो इंशाल्लाह वो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बाबर का 100 एक ही पर्सपेक्टिव से हो सकता है, एक ही तरह हो सकता है। पूछे कैसे? अगर हम पहले बैटिंग करें, क्योंकि हमारे बॉलर्स उतने रन छोड़ेंगे नहीं, मुझे लग रहा है। जिस तरह की आज हमने विकेट देखी है, जिस तरह से फास्ट बॉलिंग आज हो रही थी दोनों तरफ से, इवन दसुन शाना का जैसे बॉलर्स ने आज 3 विकेट आपको लेके दी हैं, तो हमारी बॉलिंग लाइनअप तो सबसे बहुत अच्छी है। तो अगर मैच कल हुआ और इसी तरह की कंडीशंस हुई जिस तरह आज थी, तो मैं तो समझता हूँ मैच बहुत अच्छा होगा, दोनों तरफ से अच्छी बॉलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे भी कुलदीप स्पिन बहुत अच्छी करते हैं, हमने देखा आज ब्रेक अच्छा हो रहा है, जडेजा एक अच्छी लाइन लेंथ पे करते हैं, इतना मार नहीं खाते, विकेट्स भी अच्छे ले जाते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि कल फिर वही बात है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स वर्सेस इंडियन बैट्समैन, इंडियन टॉप ऑर्डर बेसिकली, टॉप ऑर्डर एग्जैक्टली। तो देखते हैं कल क्या होगा। मैं तो समझता हूँ कि कल पाकिस्तान को जीतना चाहिए, जिस तरह से उनकी फॉर्म चल रही है रिसेंटली, जिस तरह प्लेयर्स की फॉर्म चल रही है। आई थिंक दिस इज़ अवर गोल्डन चांस कि हम किसी भी टीम को हराएं इस टाइम, क्योंकि हमारे पास हमेशा से अच्छी बॉलिंग होती थी, बैटिंग भी ठीक ठाक होती थी, बट हम एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, एंड दैट इज़ आवर फील्डिंग। उसमें तो रिसेंट डेज में हमने इम्प्रूवमेंट देखी है। हम गिर जाते हैं, हम पड़ जाते हैं, हम ना चौका जाने देते हैं, ना हम कैच छोड़ते हैं। और कैचेस की जो अभी उन्होंने जो एक लिस्ट दिखाई थी कि जो कैचेस सबसे कम ड्रॉप किए हैं, कैच एफिशिएंसी, उसमें पाकिस्तान सेकंड नंबर पे था 81, और इंडिया 7th या 8th नंबर पे था। इंडिया 8th पे था, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो थोड़ा ओवर द इयर्स हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, एंड ऑल थैंक्स टू बाबर आजम। देखिए, जब आपका कैप्टन अच्छा बैट्समैन होता है, या उस जिस तरह विराट कोहली जब वो आए, ही सेड आई वांट एवरीवन टू बी फिट, उसके लिए वो खुद आइकन बनाना, उसकी फिटनेस देख के बोले ना। अब जैसे मैं कैप्टन हूँ, मेरी ये टोन निकली हुई है, जिस तरह हमारे कैप्टन पे सवाल भी उठे थे किसी एक वर्ल्ड कप के बाद, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि एक स्पेसिफिक सिटीज़ के लोग फिर हमें हेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस पर मैं देखा भी कि यार अगर आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, या हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, या फील्डिंग की बात कर रहे हैं, तो उस कैप्टन की भी होनी चाहिए। हमने बाबर की देखी है, बाबर हमेशा से सेफ हैंड रहा है ना, वो रन देता है, अच्छे कैचेस करता है, इवन रिसेंट डेज में तो बहुत ज़्यादा अच्छे कैचेस किए थे टेस्ट मैच में। तो उसकी वजह से हमें एक इन्फ्लुएंस देखा कि एक बार रेज हो जाता है, दूसरा हमारा अगर फील्डिंग भी किसी ने बार रेज किया, दैट इज शादाब खान।
उसने जिस हिसाब से कैचेस लिए हैं, अब आपको दिखता है कि हाँ यार लोग ले रहे हैं। रिसेंटली फ़खर जमान ने एक बहुत अच्छा कैच लिया था। तो पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी हो गई है। आपकी फील्डिंग समझ लें, एक तो होता है कैचेस विन मैचेस, ठीक है, दूसरा आपकी फील्डिंग जितने रन रोक के दे सकती है ना, उतने आपके बॉलर्स भी नहीं कर सकते। बॉलर्स कितना ही करेंगे, आप किसी भी बैट्समैन को कितना डिसीव कर सकते हैं। अंटिल आप नसीम शाह वाला स्पेल करते हैं जो 2022 में उसने वर्ल्ड कप में किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट, बट आप एक हद तक ही डिसीव कर सकते हैं ना, आपकी फील्डिंग ही होती है। तो आई थिंक इट्स पाकिस्तान का गोल्डन चांस है कि वो किसी भी टीम को हराए, क्योंकि इतनी कंप्लीट पाकिस्तानी टीम मैं समझ लें मैं 2008 के क्रिकेट के बाद की बात कर रहा हूँ, मैंने इतनी कंप्लीट टीम पाकिस्तान की कभी भी नहीं देखी। जिस तरह सलमान अभी आपने कहा ना पाकिस्तान टीम जिस तरह से परफॉर्म कर रही है आपने कभी नहीं देखी, तो मैं यकीनन भी इस बात से बिल्कुल एग्री भी करता हूँ। लेकिन मैं क्योंकि बहुत पहले से क्रिकेट देख रहा हूँ और बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, जो यूनिटी पाकिस्तान टीम में अभी है, ऐसी यूनिटी तो बिल्कुल ऐसे एक ये बात भी है कि यूनिटी भी नहीं थी, कभी भी नहीं थी, कि लोग एक दूसरे की कामयाबी से भी खुश हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे के सक्सेस को या माइलस्टोन को। तो ये जो एट द एंड ऑफ द टीम जो टीम वर्क है क्रिकेट जो है ना, ये ज़्यादा पता है स्क्वॉश नहीं है, इंडिविजुअल प्लेयर हैं आप, या टेनिस नहीं है, ये क्रिकेट है। क्रिकेट जब 11 इंडिविजुअल्स एक साथ एक टीम बनते हैं तो जो टीम वर्क वाली जो चीज़ होती है, जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ने कभी भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स पैदा नहीं किए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड हमेशा से एक अच्छी टीम रही है और वो अपनी यूनिटी की वजह से ही बिल्कुल ऐसा ही है। इवन तो अगर आप उनके लास्ट टूर्नामेंट्स देखें, 2019 वाला अगर वर्ल्ड कप आपको याद हो, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि वो फाइनल खेलेंगे, और फाइनल भी जिस तरह उन्होंने खेला बहुत ज़्यादा डिजर्विंग थे। क्यों? क्योंकि दोनों बार ड्रॉ ही हुआ था यार, और एक तो वो बात अनलकी भी थे जो स्टोक्स का एक बैट से लग के चौका हुआ था। तो ये बिल्कुल ऐसा ही, यूनिटी तो बिल्कुल ऐसी ही होती है। फिर उसके बाद कल के मैच में देखते हैं, कल के मैच के लिए सब होपफुल हैं, अल्लाह कामयाबी पाकिस्तान को अता करे, और हम सब बड़े ईगरली देख रहे होंगे कल का मैच, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद दोबारा तज्ज़िये के लिए बैठते हैं, कितनी हमारी बातें सच होती हैं, प्रेडिक्शंस हमारी तज्ज़िये हमारे एनालिसिस, फिर दोबारा से उसको जरा। सबसे पहले तो आप सब भी ये दुआ करें कि पाकिस्तान मैच जीते, और उससे पहले ये दुआ करें कि पाकिस्तान का मैच हो जाए, क्योंकि आज मैच हुआ है बट कल भी बारिश की प्रेडिक्शन है, तो इंशाल्लाह फिर कल बैठता हूँ। ज़बरदस्त, थैंक यू।